हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट पीएन वैकेंसीज़ के लिए न्याय सीरीज़ से फुल लेंथ टेस्ट का पार्ट 3 करेंगे। क्लास 32 है ये। अब तक 32 क्लास हो चुकी हैं, तो जो भी कैंडिडेट अभी भी नए हैं वो पिछली सेट्स को देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए क्लासेज़ जो है वो बेनिफिशियल्स रहेंगी, तो वो उन क्लासेस को देख सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम सिर्फ जो है वो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस करेंगे। मैथ के क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेके आऊँगा संडे को। ठीक है, तो संडे को मैथ की मैराथन क्लास रहेगी, उसमें हम बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। बस शर्त यह है कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट्स आपसे क्लियर होने चाहिए, तो ही उस क्लास को देखने का फ़ायदा होगा। मैंने एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट में जाके अपना वोट ज़रूर कीजिए कि आपको मैराथन क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आज के हम जो है वो जीके के, करंट अफेयर के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो कौन सा द्वीप है जो आक्रामक प्रजाति चीतल, चीतल मतलब जो हिरण होते हैं, चीतल हिरण की प्रजाति है, के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक फूल के अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाओं को डैश कहा जाता है। तो एक फूल के अंदर अंडाशय, एक फूल के अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं होती हैं, तो वो डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो कौन सा है? आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि स्पंज। स्पंज जो है एक बहुकोशिकीय जीव है जो कि साफ पानी में होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम कब लागू हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर पहला, जुलाई 2004 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन है जो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? सबको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। और दीपिका ने 2018 सॉल्ट लेक सिटी विश्व कप में जो था वो स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ये आपके पास न्यूमेरिकल है, तो फिलहाल के लिए हम न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल नहीं करते, तो क्योंकि न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत कम है, तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष की हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, 1925 में हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिसे हम सीपीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना 1925 को कहाँ पर हुई थी। अगर बात करेंगे कहाँ पर हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में हुई थी। और अगर आपसे डेट पूछेगा कि डेट कौन सी थी, तो वो थी 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1925 को कम्युनिस्ट पार्टी की जो थी वो स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगर इसके पहले सचिव पूछेगा कि पहले सचिव कौन थे, तो वो थे एस.वी. घाटे। सीपीआई के पहले सचिव थे। कौन से? एस.वी. घाटे थे सीपीआई के पहले सचिव। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ मांडो महोत्सव संबंधित है। तो मांडो महोत्सव की बात हो रही है, तो मांडो महोत्सव किस राज्य के साथ संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गोवा के साथ ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 2024 जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता। तो 2024 का जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है वो जीता था आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, मैक्स वेरेस्टपेन ने। किसने जीता था? 2024 का जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता था मैक्स वेरेस्टपेन ने, ये जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, कह रहा है कि व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के दिए गए व्यंजक में निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दर्शाता है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो ये आपके पास ये चीज़ दे रखी है, कौन सा आपको आयात व्यय को दर्शाता है। आयात मतलब आपके पास इंपोर्ट को दर्शाता है। तो इंपोर्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो हमारे पास सी होता है वो होता है हमारे पास कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास कंजम्पशन होता है कि कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, इसके बाद आई का मतलब होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है?
यहाँ पर होता है जी का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है कि गवर्नमेंट का इसमें एक्सपेंस कितना है वो। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट होता है, एम का मतलब इम्पोर्ट होता है। तो ये किसको दर्शाता है? इम्पोर्ट, यानी कि आयात कौन सा दर्शाएगा इसमें से? वो दर्शाएगा क्या? एम दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके जो संडे को वो है वो मैराथन क्लास होगी मैथ की। ठीक है, मैथ की मैराथन क्लास करेंगे, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ की मैराथन क्लास हो तो मैंने एक पोस्ट डाली है, उस पर अपना वोट ज़रूर दें कि अगर आपको मैराथन क्लास चाहिए तो उस पर वोट दें। और उस दिन जो भी टाइमिंग होगी उस दिन जुड़े जरूर मैथ के हमारे इस मैथ की मैराथन क्लास के साथ, ताकि आपके मैथ के कंसेप्ट और उस तरह के क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? तो भाई T20 अंतर्राष्ट्रीय में 200 छक्के जो है वो लगाने वाले पहले बल्लेबाज का नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर आपके पास चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाई आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत के महान्यायवादी से। किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी। तो बाणभट्ट ने कौन से राजा की जो थी वो जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी? तो ये लिखी थी किसकी? हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर आपके पास एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबार कवि थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि डैश मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी है? बेसिक सा क्वेश्चन है ये। सीढ़ीदार खेती होती है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो पहाड़ों पर की जाती है। तो ये मृदा संरक्षण की एक विधि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 1920 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। तो 1920 के स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ी पे जो था वो गुरिल्ला आंदोलन जो था वो उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन जो था वो फैल गया था। तो इसकी पहाड़ी का नाम था ऑप्शन नंबर चौथा गुडेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्तराखंड में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? यानी कि किसी की अगर फांसी की सजा हो गई है, किसी को मृत्युदंड की सजा हो गई है, तो उसको माफ करने की पावर राष्ट्रपति के हाथ में है। और कौन सा आर्टिकल देता है? तो यह आर्टिकल 72 देता है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मुगल बादशाह जो बाबर जी थे, बाबर जी नहीं, गलत बोल दिया मैंने, बाबर तो कहीं था, जी तो कहीं था। मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा, वह गद्दी पर बैठे तब वह 18 वर्ष के थे। तो ये कथन जो है वो गलत है। जब वो गद्दी पर बैठे थे मुगल बादशाह बाबर, तो वो कितने साल के थे? वो 12 साल के थे, 18 साल के नहीं थे। इन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक जो था वो इन्होंने राज किया था। पहले मुगल बादशाह थे बाबर। ठीक है, इन्हें 1526 से 1530 तक इन्होंने राज किया था। और कहते हैं कि 1494 में फरगना की जो गद्दी पर बैठे जब वह केवल कितने साल के थे? 12 साल के थे। तो ऑप्शन नंबर इसके तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h तक उठाया जाता है पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा। तो कह रहा है कि द्रव्यमान यानी कि मास m है, एक चीज़ उठाई गई है, ऊंचाई h है, तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी? तो उसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, U इजिकल टू mgh होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हमारे पास C2H2OH डैश का रासायनिक सूत्र है। किसका ये रासायनिक यानी कि केमिकल फॉर्मूला है? तो C2H5OH जो है वो किसका है? आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा ठीक हो जाएगा, इथेनॉल का ये एक जो है वो केमिकल फॉर्मूला है। अगला है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिशूर जो है वो मनाया जाता है भाई केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पर नए हैं। आपके 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपके पास पेपर होगा, तो काफ़ी दिन पेपर चलने वाला है, तब तक आपके पास जो है वो क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? बेसिक क्वेश्चन है, प्रेम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है? तो वही वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, पूंजीवादी शब्द जो है वो नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न द्वारा उसके पद से हटाया जाता है। तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जाता है? तो वो हटाया जाता है ऑप्शन नंबर तीसरा, लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा।
अगला है डैश को सामान्यतः विकास की रीढ़ माना जाता है। किसको? एक सामान्यतः जो है विकास यानी कि डेवलपमेंट जो हो रही है उसकी एक मजबूत रीढ़ माना जाता है, तो वह निर्माण उद्योग को। जितना ज़्यादा निर्माण होगा हम उतना ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट आएगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अर्थवेद डैश खंडों का एक संग्रह है। तो अर्थवेद में कितने खंड हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अर्थवेद में आपके पास ऑप्शन नंबर एक 12 खंड हैं। अर्थवेद में 12 खंड हैं। अर्थवेद यानी कि अथर्वों का ज्ञान भंडार, दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? पहला हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीए करंट अफेयर से थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो पसंद आए होंगे। मैथ की मैराथन क्लास में फिर से बता दूं संडे को होगी। ठीक है, संडे को बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर रखना। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ की ये मैराथन क्लास हो तो उस पोस्ट पर जाके अपना वोट ज़रूर देना। येस और नो में है, येस है जो चाहते हैं, नो जो नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।